अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में आपको वेलकम करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें, नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स जो थे, जो वीडियोस थी, उसमें हमने ये देखा था कि HTML क्या है, इसकी एब्रीविएशन से लेके इसकी इम्प्लीमेंटेशन तक हमने एक एक चीज़ जो है हमने उसको देखा था, सब चीज़ों को देखा था। उसको टेक्स्ट एडिटर पे चला के उसकी आउटपुट भी दिखाई थी कि हमारे वेब पेज के ऊपर वो किस तरह से शो हो रही हैं चीज़ें। ये बहुत सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो हमने लास्ट टाइम की थी। बेसिकली हमने स्ट्रक्चर पे काम किया था। अगर हम पहले लेक्चर को रिकॉल करें तो 3 लेयर थी वेब डिज़ाइन की: स्ट्रक्चर, स्टाइल, बिहेवियर। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली कवर कर लिया था। हमने हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट की भी डिफरेंट टाइप्स थी: अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंकर टैग्स, इमेजेस इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में कर ली थी। आगे मूव करेंगे अब हम स्टाइल वाली साइड पे। हमने ये देखा था कि HTML जो है वो एक स्ट्रक्चर, एक फाउंडेशन से हमें बना के देता है, जबकि CSS की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो उसको प्रॉपरली स्टाइल कर देता है। ये देखिए, जैसे ये बिल्डिंग है, इसकी अभी आप ये देख सकते हैं कि एक उसकी फ्लोर्स वगैरह बन गए हैं। ये प्रॉपरली उसकी जो है ना, उसकी अब ये कह लें उसकी शक्ल निकल आई है उस बिल्डिंग की। तो इस तरह से HTML और CSS काम करते हैं। आपको इन दोनों को लिंक करना पड़ता है ताकि एक ही प्रोडक्ट पे दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। CSS वाले पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। तो ये है जी CSS। CSS stands for Cascading Style Sheet। नाम से ही पता लग रहा है स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट क्या करेगी? हमने जो फाउंडेशन क्रिएट की है उसकी स्टाइलिंग में हमारी हेल्प करेगी। देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप एक बना लेते हैं, एक आप सूट बनवाते हैं, आप टेलर पे जाते हैं, उसको कहते हैं यार मेरा एक सूट बना दे, वो सूट बना देता है, ठीक है। ऊपर आपने स्टाइल वगैरह करवाना है, वो तो आप खुद करवाएंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। वो सूट बनाने के अंदर आता है, वही बनाएगा जो सूट बनाता है, लेकिन एक वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी ना उसके लिए भी। देखिए, एक तो उसने प्रोसेस फॉलो करना है कटिंग का, उसको स्टिचिंग का, तो ये उसका सूट तैयार हो गया। अब स्टाइलिंग करनी है, वो अब आपके कहने के मुताबिक जिस तरह आप कहेंगे उस तरह स्टाइल होगी, तो एक वो डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक हो गया। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को जो है ना स्टाइल करेंगे, यानी कि CSS को लेके उसकी जो फाइल है उसके थ्रू आप स्टाइल कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल शीट। A style sheet is a set of rules defining how an HTML element will be presented in the browser. These rules are targeted to specific elements in the HTML document. कहते हैं जो स्टाइल शीट है ना, वो एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देती है हमारे HTML एलिमेंट्स की। HTML एलिमेंट्स क्या है? जो हमारे टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग आ गया, हेडिंग टैग आ गया, कोई सा भी टैग, वो किस तरह से स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ये स्टाइल शीट उसको डिटर्मिन कर रही होती है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अब उसके डिफ़ॉल्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं ना, वो काम नहीं करेंगे। अब ये वाले प्रोटोकॉल्स काम करेंगे और ये वाले रूल्स काम करेंगे जो हम डिफ़ाइन करेंगे अपनी स्टाइल शीट के अंदर। तो वो रूल्स और वो प्रोटोकॉल्स जो है ना, वो चल रहे होंगे यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर, लिखे जाएंगे, और वही अब ब्राउज़र जो है उसको चला रहा होगा। आगे चलते हैं। Within the cascade part of CSS is a set of rules for resolving conflict with multiple CSS rules applied to the same elements. For example, if there are 2 rules defining the color of H1, the rule that comes last in the cascade order will trump the other. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक हेडिंग लिखी H1, आपने हेडिंग में कुछ भी लिख दिया, दिस इज़ अ हेडिंग, या कुछ भी लिख दिया, आपकी मर्ज़ी है।
उसके बाद आपने उसको 2 दफ़ा स्टाइल किया है, एक दफ़ा आपने उसको कलर उसका रेड कर दिया है, एक दफ़ा आपने उसको कलर ब्लू कर दिया है, ठीक है। तो वो अब अगर आम बंदा देखे वो कहेगा यार क्या करना चाह रहे हो, कलर रेड करना चाह रहे हो, कलर ब्लू करना चाह रहे हो, तो एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट करेगा। तो ये कह रहे हैं कि कास्केड पार्ट जो है वो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं CSS के अंदर, या जहाँ पे हम मल्टीपल CSS रूल्स डिफाइन करते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल आप H1 एक हेडिंग लिख दें और उसके आप वही 2 पार्ट्स 2 दफ़ा उसको आप कलर करते हैं, H1 को ब्लू करते हैं फिर H1 को रेड करते हैं, तो क्या चलेगा? अब इसके मुताबिक CSS के मुताबिक जो CSS के अंदर रूल्स हैं उसके मुताबिक रेड वाला ओवरराइट हो जाएगा प्रोटोकॉल ब्लू से, यानी कि वो उसको ब्लू समझेगा कि ये कलर ब्लू है, या ये समझ ले पहले उसको रेड कर देगा फिर ब्लू कर देगा, ये। लेकिन होता ये है कि वो ब्लू ही करता है। तो ये था कास्केड के बारे में। आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब स्टाइल्स जो होते हैं, स्टाइल शीट्स जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं। एक तो ब्राउज़र की स्टाइल शीट आ गई जी, इसको आप डिफ़ॉल्ट कह रहे हैं। डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट जो होती है ना वो ब्राउज़र की स्टाइल शीट कहते हैं, यानी कि फॉर आप एक H1 टैग लिखते हैं ना तो उसकी जैसी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हुई होती है ना, वो ब्राउज़र स्टाइल शीट कह लें उसे, वो आता है ब्राउज़र की स्टाइल शीट के अंदर जी। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे लो है, मतलब कि जो ब्राउज़र की ये समझे जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत लो है। अगली आती है लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप अपनी CSS की फाइल्स को बना के अलग से लिंक करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है, लिंक तो करेंगे, बट उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो फिर भी कंपैरेटिवली लो है बाकी दूसरी स्टाइल शीट से। फिर आती है हमारी इंटरनल स्टाइल शीट, जिसको एम्बेडेड स्टाइल शीट भी कहते हैं। ये बेसिकली हेड के अंदर यूज़ होती है, हमारा जहाँ पे टाइटल डाला था ना वहाँ पे ही यूज़ होती है, यानी कि हेड के अंदर। अब जी इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनलाइन स्टाइलिंग की। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने इसको समझा था कि भाई जो है ना स्टाइल शीट क्या कहते हैं, जो हमारी इंटरनल स्टाइल शीट है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे हाई है। इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है यार? इंटरनल स्टाइल शीट सिर्फ यही होती है कि टैग के अंदर जो आप स्टाइल कर देते हैं एट्रीब्यूट डाल के, एट्रीब्यूट्स के अंदर फिर वैल्यूज़ डालते हैं। वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगी आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेमी कॉलन डाल के फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप स्टाइल कर रहे होंगे। तो ये 2 चीज़ें, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई हमें कि 4 टाइप की हमारी जी स्टाइल शीट है। 3 होती हैं वैसे, एक तो डिफ़ॉल्ट होती है, तो 3-4 टाइप की आपकी स्टाइल शीट्स हैं। ठीक हो गया। और सबसे जो लो इम्पोर्टेंस है वो हमारी ब्राउज़र स्टाइल शीट की है। फिर हमारी लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस उससे फिर थोड़ी ज़्यादा है। फिर हमारी इंटरनल स्टाइल शीट जो आती है जिसको हम हेड के टैग के अंदर लिखते हैं, फिर वो आती है जी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनल स्टाइल शीट जो है ना हमारी वो होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ये देखें ये क्या किया हुआ उसने, ये हेड के टैग, ये देखें अब हेड का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर उसने डिफरेंट शीट्स जो है स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, उनको लिंक किया हुआ है। आप पहले से लेकर लास्ट तक देखें सब लिंक से शुरू हो रहे हैं। और आप देखिए लिंक रिलेशनशिप कहते हैं इसे, रिलेशनशिप आगे स्टाइल शीट, और रेफरेंस है बेसिकली ये कि किस तरह कहाँ पे कौन सी स्टाइल शीट जो है ना उसको आप रेफ़र कर रहे हैं।
तो आप बेसिकली एक ये जो आगे नाम लिखे हुए हैं स्टाइल शीट्स के, आप इनको रेफ़र कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है, सिर्फ लिंक करना है आपने अपनी स्टाइल शीट्स को हेड के टैग के अंदर। अगर आप एक्सटर्नल शीट्स को लिंक कर रहे हैं, ये देखें 3 शीट्स थी, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। एक्सटर्नल को लिंक करें हेड में। अगर आप इनलाइन लिखनी, ये सॉरी इंटरनल स्टाइल शीट्स लिखनी है एम्बेडेड जो होती हैं, वो भी आप हेड के अंदर लिखेंगे स्टाइल के टैग के थ्रू। और इसके अलावा इनलाइन वो आप टैग के अंदर लिखेंगे। Inheritance, most elements will inherit many style properties from their parent elements by default. Parent of site, parent of unordered list and list item, child of body। ठीक हो गया, ये देखें जी, ये बॉडी का टैग है, ठीक है, ये पेरेंट टैग है इसका, ये उसका चाइल्ड बन गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है जी? अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो पेरेंट टैग है लिस्ट आइटम्स का, नीचे वाली का, लेकिन चाइल्ड है डिव का, ठीक है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप्स जो है ना आते हैं। ये देखें जी, मेक द पैराग्राफ 16 पिक्सल्स वर्डाना रेड। अब क्या होगा, ये बॉडी के अंदर के सारे पैराग्राफ्स जो होंगे वो हो जाएंगे रेड हो जाएंगे। लेकिन जब हम पी टैग को देखें, पी टैग के अंदर उसने क्या है, ब्लू करो जी इसको, कलर को। तो क्योंकि हमने कैस्केड में पढ़ा था कि जो लेटर वाली चीज़ है वो ही चलेगी, तो उसके मुताबिक ये ब्लू हो जाएगा जी। स्पेसिफिसिटी, शॉर्टली आफ्टर स्टाइलिंग योर फर्स्ट HTML एलिमेंट्स you will find yourself wanting more control over where your styles are applied. This is where specificity comes in. Specificity refers to how specific your selector is naming an element. देखें, अब आपके ना HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पैराग्राफ्स के टैग लिखे हुए हैं। जब आप पैराग्राफ का टैग को स्टाइल करेंगे तो आपके सारे पैराग्राफ टैग जो है ना स्टाइल हो जाएंगे। लेकिन जब आपने कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ टैग को स्टाइल करना है, तो तब वहाँ पे स्पेसिफिसिटी जो होती है ना वो आती है कि आप एक ख़ास टैग को, बजाय सब टैग्स को, आप एक ख़ास टैग को करना चाह रहे हैं स्टाइल। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी जो है वो आती है। ये देखिएगा, ये चीज़ जो है यही भी हम पढ़ रहे थे कि बॉडी के अंदर हम कहते हैं कि मेक द पैराग्राफ 16 पिक्सल्स वर्डाना रेड। उसके अंदर पैराग्राफ टैग आता है, वो कहता है नई चीज़ को ब्लू करो। ठीक है, ब्लू कर देंगे सर, 16 पिक्सल्स तो रहेगा, वर्डाना भी रहेगा, लेकिन रेड नहीं है, ब्लू होगा। उसके अंदर एक और पैराग्राफ है पी डॉट पिंक, वो कहते हैं नहीं जी इसको पिंक करो, इस पैराग्राफ को पिंक करो। सर पिंक वाला ही माना जाएगा। लेकिन स्टार्ट जब किया हमने, तब हमने सारे पैराग्राफ्स जो थे उनको हमने रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम पैराग्राफ टैग को हम जो है चलाने लगे, तब वो हमने उसको कह दिया ब्लू कर दो, ठीक है, उसने ब्लू कर दिया। उसके बाद उसके अंदर एक और पी टैग था, उसको हमने जी कर दिया पिंक कर दिया। तो जो कैस्केड के रूल के मुताबिक वही चीज़ मानी जाएगी जो कि लास्ट पे हुई थी। स्टार्ट अ बिजनेस, इसकी ठीक है, ये भी कवर हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हमारी चीज़ें कवर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये देखिएगा, डिव एक ब्लॉग है, आईडी है उसकी प्लान 2323, उसके अंदर टेक पी टैग है। तो हेयर इज सम टेक्स्ट, और एक और टैग है हाइड दिस टेक्स्ट। CSS के अंदर जाएंगे, हम कहेंगे प्लान 2323 के अंदर हाइड क्लास जो है ना, ये हाइड क्लास, देखिए दो हैं ये पी प्लान 2323, लेकिन हाइड क्लास इसके अंदर नहीं है।
हाइड क्लास इसके अंदर है तो इसको हाइड कर देगा। ये भी एक एग्जांपल है हमारी। अच्छा जी, CSS हमने पढ़ ली। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। इसकी अब थोड़े सिंटेक्स की तरफ चले जाते हैं कि इसका सिंटेक्स जो है वो कैसे चलता है। हाँ, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, 3 terms for describing your styles। CSS रूल आता है, CSS selector और CSS declaration। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आती हैं हमारे डिस्क्राइब करते हैं हमारे स्टाइल्स को। CSS रूल पढ़ लेते हैं कि जी कि रूल क्या है। बेसिकली कहते हैं कि एवरी स्टाइल इज डिफाइंड बाय अ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी और वैल्यू पेयर, टुगेदर दे आर कॉल्ड अ CSS रूल। देखिए, हमने जब स्टाइल पढ़ा था, स्टाइल का टैग, तो हमने देखा था, हमने स्टाइल का टैग लिखते थे, स्टाइल का टैग उसके स्टाइल एज अ एट्रीब्यूट लिखते थे अपने उसके अंदर टैग के अंदर, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिखते थे और वैल्यू लिखते थे। ये आती थी हमारी डिक्लेरेशन वाली चीज़ जो है ना, बेसिकली ये वो आ जाती थी। चलिए देख लेते हैं। तो इधर लिखा हुआ है कि CSS every style is defined by सेलेक्टर यानी कि किसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सी क्लास, कौन सी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हो। और कहते हैं एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होता है इसका, मतलब कम से कम सिर्फ एक प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने फॉन्ट चेंज करना है उसका, तो फॉन्ट फैमिली लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टी में और उसकी वैल्यू चेंज कर दो, वैल्यू आप कुछ भी लिख दो, मतलब कोई फॉन्ट का नाम जो आपके पास पड़ा हो। टुगेदर दे आर कॉल्ड CSS रूल। तो इसको जब इकट्ठा कर दें तो हम कहते हैं CSS रूल। कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीज़ है। डिक्लेरेशन यही है, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो वो कह रहा है कि एवरी स्टाइल इज डिफाइंड बाय सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। द सेलेक्टर और डिक्लेरेशन इन दोनों को मिला के लिखेंगे। मैं वो दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, उप्स, मैं पॉइंटर पकड़ लेता हूँ। ये देखिए, ये सेलेक्टर आ गया, ये डिक्लेरेशन आ गई, इन दोनों को इकट्ठा करके बोलेंगे तो वो बन जाएगा हमारा CSS का रूल। CSS सेलेक्टर, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्टर एसोसिएट CSS रूल्स विद HTML एलिमेंट्स। टैग्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, IDs, क्लासेस यहाँ पे आ जाती हैं इसके अंदर हमारी, मतलब कि जो हमारी है ना CSS सेलेक्टर के अंदर हमारी जो क्लासेस और ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आ जाती है ना, ये वो है बेसिकली। तो ये चीज़ है। पीछे बॉडी के अंदर आ गया हमारा फॉन्ट फैमिली आ गई, और एरियल जो है वो हमारी फॉन्ट फैमिली है। हेलवेटिका ये उसका फॉन्ट का नाम है बेसिकली। तो ये चीज़ें पी में आप देख रहे होंगे, तो कलर उसने डाल दिए। कलर कोड जो है वो आपको मैंने लास्ट टाइम बताए थे। और H1 टैग जो है फॉन्ट साइज़, उसके अंदर उन्होंने चेंज किया है। फॉन्ट साइज़ को उन्होंने कर दिया है 24 पिक्सल्स। और लास्ट है हमारा एंकर टैग, उसका कलर उन्होंने कर दिया ब्लू। तो ब्लू कलर कर दिया उस एंकर टैग का, और ये सारी चीज़ें जो है वो कर दी हैं उसने। ठीक है सर, आगे चलते हैं हम कि ये चीज़ तो हमें समझ लग गई कि सेलेक्टर जो है वो एसोसिएट करता है CSS के रूल्स को हम HTML के साथ। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सी चीज़, यानी कि बॉडी को उसने फॉन्ट फैमिली एरियल दे दी, हेलवेटिका, पैराग्राफ टैग को कलर चेंज कर दिया, H1 का फॉन्ट चेंज कर दिया, A का भी कलर चेंज कर दिया। A आपको याद होगा कि ना ये है एक एंकर टैग। द पार्ट ऑफ द इयर्स अगेन आई बिकम अ बिकम ऑफ ब्रेकिंग ऑफ साइन क्रॉप्स ठीक हो गया।
पैराग्राफ टैग पे गए, कलर को रेड किया, ये CSS सेलेक्टर के अंदर आता है। द सेलेक्टर इज टाइप्ड इन फ्रंट ऑफ डिक्लेरेशन। देखें ये सेलेक्टर है, ये डिक्लेरेशन है, ये दो, विद द स्पेस सेपरेटिंग इट विद द कर्ली ब्रैकेट AKA curly brace. Typically, extra space and returns are added as shown for the sake of readability. तो रीडेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेसेस डाल देते हैं। स्पेसेस डालने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, सिंपल जो है ना चल रहा होगा ऐसे। अच्छा जी, CSS सेलेक्टर CSS सेलेक्टर देखेंगे उसने क्या किया, तमाम HTML के अंदर जो H1, H2, H3 और H4 का टैग जो है उसका उन्होंने फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दिया। कहते हैं कि यू कैन अप्लाई स्टाइल्स टू मल्टीपल सेलेक्टर्स इन द सेम रूल्स बाय सेपरेटिंग द सेलेक्टर्स विद कॉमा। आप चाहते हैं कि एक चीज़ के चार चीज़ों के कलर्स चेंज हो जाए। अब आप कलर्स किस तरह चेंज करेंगे, उन चार चीज़ों का नाम लिखें, नाम लिख लिए, उसके बाद आप उसके ऊपर स्टाइलिंग कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप अलग-अलग स्टाइलिंग कर रहे हो, अगर सब चीज़ें सेम चेंज हो रही हैं तब आप इकट्ठे कर दें, बिल्कुल भी कोई इशू वाली बात नहीं है। नो, तो CSS सेलेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली इस तरह भी काम करते हैं, यानी कि कॉमास यूज़ करें और 4-5 चीज़ों पर इकट्ठे स्टाइल कर दें। CSS डिक्लेरेशन, द डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन है जी, ये चीज़, ये सिलेक्टर था, ये डिक्लेरेशन आ गया। द डिक्लेरेशन इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, यानी कि एक प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू होगा, तो इनका पेयर जो होगा ना उनको यूज़ करते हुए हम डिक्लेरेशन जो है ना वो करेंगे। कहते हैं द टू आर सेपरेटेड बाय कॉलन। देखें प्रॉपर्टी आ गई, वैल्यू आ गई, इन दोनों के दरमियान में क्या है, कॉलन है। कहते हैं हाउ यू डिफाइन द प्रॉपर्टीज विल अफेक्ट हाउ HTML एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड। कहते हैं अब कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टीज, वो तो ये वैल्यूज़ के ज़रिए करे होंगे कि वैल्यू जो है क्या वैल्यू है, उसके मुताबिक ही वो चीज़ जो है ना वो बन रही होगी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। CSS declaration. You can apply multiple declarations to selectors by separating the declarations with semicolon. वो कहते हैं कि अगर आपने एक सेलेक्टर के ऊपर मल्टीपल चीज़ें जो हैं चेंज करनी है, मतलब मल्टीपल डिक्लेरेशंस करनी है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन किस तरह? वो इस तरह कर सकते हैं कि आप सेलेक्टर लिखें, उसके नीचे एक प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर डालें, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर डालें, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर डालें। जितनी दफ़ा आपने प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर डालेंगे उतनी दफ़ा सर वो चेंज हो जाएगा। इस तरह काम करता है ये जो है हमारा CSS जो है वो इस तरह काम करती है बेसिकली। मूविंग फर्दर, CSS सेलेक्टर्स। हाँ, अब CSS सेलेक्टर क्या है, एक आ गया हमारा टैग आ गया, किसी भी टैग को हम CSS को सिलेक्टर बना लें। ID आ गई हमारी, किसी भी ID को हम CSS का सिलेक्टर बना लें। क्लास जो है वो आ गई हमारी, किसी क्लास को हम उसका CSS का सिलेक्टर बना लेते हैं। तो ये इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये चलती हैं। अच्छा, जब आपने किसी टैग को आपने लिखना है, टैग को मतलब आपने वो करना है, स्टाइल करना है, तो आप टैग का सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टैग का नाम लिखें और उसको स्टाइल कर दें। लेकिन अगर आपने किसी ID को स्टाइल करना है तब आप हैश टैग यूज़ करेंगे और उस तरह से आप जो है स्टाइलिंग का प्रोसेस जो है उसको लेकर चलेंगे।
ठीक हो गया। आगे चलते हैं। कहते हैं टाइप एलिमेंट सेलेक्टर। द सिंपलेस्ट सेलेक्टर इज अ टाइप सेलेक्टर विच टारगेट्स एन HTML एलिमेंट बाय नेम। सबसे सिंपल सेलेक्टर जो है वो कहते हैं कि सबसे सिंपल सेलेक्टर है हमारा टैग को जो सिलेक्ट करके हम लिखते हैं। देखिए ना, जो हम टैग को सिलेक्ट करके हम जो स्टाइलिंग कर रहे हैं ना, वो आता है जी हमारे इसके अंदर, सबसे सिंपलेस्ट सेलेक्टर के अंदर आ जाता है जी हमारे। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि एसेंशियल सेलेक्टर टाइप्स एलिमेंट्स क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर HTML बॉडी। कहते हैं ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो है ना ये वो आ जाते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो बॉडी एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि पैराग्राफ टैग आ जाता है, BR का टैग आ जाता है। बॉडी एलिमेंट्स ये होते हैं ना, टैग ही होते हैं। इसके अलावा आ जाता है हमारा OL आ जाता है, एंकर टैग आ जाता है, इमेज आ जाता है, डिव आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हमने पढ़े थे कि EM और ये सारी चीज़ें जो है ना ये EM I दोनों एक ही काम करते हैं। बोल्ड स्ट्रॉन्ग एक ही काम करते हैं। Q ब्लॉक कोड और ब्लॉक कोड जो है ये भी एक ही काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आ जाती है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के अंदर। बॉडी एलिमेंट्स P BR H1286 UL OL एंकर इमेज डिव HTML बॉडी, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। ID सिलेक्टर हमने ये पढ़ लिया कि हम टैग को कैसे सिलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पता कि हम पढ़ा कि हमने ID को कैसे सिलेक्ट कर रहे होंगे। टैग सिलेक्ट करने का तो मैंने ये लिखा था कि आप सिंपल जाएं और टैग का नाम लिखिए और आगे उसके वो लिख दें नाम और सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सिलेक्टर ID के केस में डिफरेंट है। उसके अंदर आप कुछ डिफरेंट चीज़ें करते हैं। उसके अंदर आप हैश टैग्स यूज़ करते हैं, फिर डिक्लेरेशन करते हैं। हैश टैग आप कैसे यूज़ करेंगे? जब आप क्लास का नाम देंगे, ID का नाम देंगे, तब आप हैश टैग यूज़ करेंगे। जैसे कि आप P टैग यूज़ करते थे, इस दफ़ा आप वो यूज़ करेंगे एक ID का नाम। ठीक हो गया। और वो लिखिए और सिंपल जो है आप उसको यूज़ करते हुए अपने ID जिसको भी रेफर करिए उसको स्टाइल करें। नीचे लिखा है कि an ID is an HTML attribute that is added to your HTML markup. You reference that ID in your CSS with the hash. कहते हैं आप रेफर कर सकते हैं ID को तो विद योर CSS विद द हैश। तो ये भी होता है बीच में, मतलब जब ID को आप एज अ सिलेक्टर यूज़ करते हैं तब हैश यूज़ करना है आपने बेसिकली। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, हमने हैश तो पढ़ लिया, लेकिन हमने ID के साथ क्लास भी पढ़ी थी। क्लास के अंदर जैसे कि आप क्लास के अंदर अब देखिए ना, आप ना क्लास लिख देते हैं तो क्लास का कोई नाम भी होगा। इधर क्लास का नाम लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, तो जब क्लास का नाम इंग्रेडिएंट्स आ गया तो इंग्रेडिएंट्स क्लास का नाम आ गया। अब आपने जब इसको स्टाइल करना हो तो आप स्टाइल कैसे करेंगे? स्टाइल आप इस तरह ही करेंगे कि उसका नाम लिखेंगे क्लास का नाम लिखने के बाद आप आप वो लगा रहे होंगे जो है ना अनऑर्डर्ड
सॉरी डॉट लगा रहे होंगे। डॉट लगाने का कि ये सीन कि जी आप जो डॉट है ये बताएगा जी कि आप जो है एक क्लास को रेफ़र कर रहे हैं, बेसिकली ना क्लास जो है हमारी उसको रेफ़र कर रहे हैं, तो ये उसके ज़ुमरे के अंदर आता है। ठीक हो गया इससे। तो ये था हमारा क्लास का सिलेक्टर आ गया। आईडी वर्सेस क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी डिबेट लोग कर रहे होते हैं, और बल्कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं कि आईडीज़ और क्लासेस के में क्या फ़र्क है। उसके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये है कि the most important difference between IDs and classes is that there can be only one ID on a page but multiple classes. देखें मैं बताता हूँ इसके बारे में। को कह रहा है कि क्लासेस हो सकती हैं एक से ज़्यादा, लेकिन जो आईडी है वो सिर्फ एक होगी, एक से ज़्यादा आईडीज़ नहीं होंगी। और मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। कहते हैं आईडी एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये नहीं कि आईडी डिफरेंट हो जाए। एक स्पेसिफिक आईडी हो तो फिर ही सही रहती हैं चीज़ें। तो मतलब एक आईडी रखें आप, क्लासेस आप डिफरेंट रख लें। ठीक हो गया। अब मतलब एक एग्जांपल देता हूँ ना, एग्जांपल दे के समझ आए तो वो देखें, वो ज़्यादा आपको प्रॉपर्ली जो है ना वो समझ आएगी। अच्छा जी, तो वो कहता है कि एक एलिमेंट जो है उसकी बोथ आईडी एंड मल्टीपल क्लासेस। अब देखें ना, एक आपने पैराग्राफ टैग लिया, पैराग्राफ टैग लेने के बाद आपने उसको जी एक आईडी दी। आईडी क्या दी उसको? आपने आईडी दे दी पैराग्राफ, उसका नाम, आईडी का नाम रख दिया पैराग्राफ। ठीक है। अब उस पैराग्राफ को आपने जो है क्लासेस भी दे दी, मतलब और डिफरेंट पैराग्राफ जो है उनको क्लासेस भी दे दी। और क्लासेस जो हैं वो आपने किसी भी टाइप की क्लासेस दे दी ना, मतलब कोई भी नाम दे दिया, उसको नाम रख दिया P2 P3 P4 कोई भी नाम। ठीक है। लेकिन अब जी आप उस नाम की डिफरेंट आईडी नहीं रख सकते, आप ये डिफरेंट आईडीज़ नहीं रख सकते। मेरा मतलब जो है ना कहने का, वो नहीं कर सकते। तो ये सीन है, ये सारा सीन है आईडीज़ और क्लासेस का। इसके बारे में बहुत डिबेट चल रही होती है। ये देखें एग्जांपल एक आगे ये है एक बंदा है, इसकी आईडी है 34344 ये भी एक बंदी है, इसकी आईडी है 12354987 आईडीज़ देखें यूनिक है। क्लास ये मेल है या फीमेल है, क्लास भी डिफरेंट हो गई। लेकिन ये वाली क्लास देखें, दोनों एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। ये क्लास जो है ये आ जाती है उसके अंदर सेम भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं क्लास के अंदर। देखिए ना, 2-3 बंदे एम्प्लॉयज़ तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी आईडीज़ तो डिफरेंट होगी ना। फॉर CNIC आप समझ लें, CNIC डिफरेंट होंगे उनके, मोबाइल नंबर समझ लें, मोबाइल नंबर्स तो डिफरेंट होंगे। तो ये आती है हमारी आईडी वाली चीज़ जो है ना, यहाँ पे आती है। आगे चलते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स आ गए हमारे। ये देखें जी, साइड बार के अंदर जाके ऑथर जो है उसको स्टाइल करो जी। ये आ गए। कहते हैं स्पेस बिटवीन टू सेलेक्टर इंडिकेट द डिसेंडेंट सेलेक्टर। इन द अबव एग्जांपल द स्टाइल इज टारगेटिंग टू एन एलिमेंट विद द क्लास ऑथर इनसाइड द साइड बार। वो कहते हैं साइड बार के अंदर जाके जी जो ऑथर है उसको जाके आप स्टाइल करो। डिक्लेरेशन में आप कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू दें वो चल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
मल्टीपल क्लासेस आ गई हमारी। मल्टीपल क्लासेस में देखिए जी सिंपल सी चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स डॉट टाइम डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये चलती हैं। डिव जो है एक ब्लॉक आ गया, ठीक है, उसका क्लास जो है वो इंग्रेडिएंट्स टाइम रख दी, H1 इस तरह। डिव जो है फिर बंद कर दिया। एलिमेंट्स कैन हैव मल्टीपल क्लासेस गिविंग यू मोर कंट्रोल, दे आर रिटन in CSS in the exact order they appear in the HTML with no spaces, कोई स्पेस नहीं होगी और तो चल जाएगा। तो ये है असल पीछे इसकी कहानी। हाइडिंग एलिमेंट्स, ट्वीकिंग स्पेसिफिक टेक्स्ट स्टाइल्स, ब्रांडिंग। कहते कुछ चीज़ आपने हाइड करनी है ना, हाइड, तब आप कैसे करेंगे, उसका तरीका सिंपल है। सम थिंग्स यू कैन चेंज विद CSS के साथ क्या चीज़ आप बदल सकते हैं जी, कलर्स आप बदल सकते हैं, टाइप्स बदल सकते हैं, टाइप बेसिकली वो फॉन्ट को कह रहे हैं। उसके अलावा आप बदल सकते हैं जी हमारा टाइप साइज़ बदल सकते हैं, बैकग्राउंड्स को बदल सकते हैं, स्पेसिंग को, साइजेस, बॉर्डर्स, पोजीशंस, लेआउट, ये सब चीज़ें आप बदल सकते हैं। सम थिंग्स यू कांट चेंज विद CSS, कंटेंट नहीं बदल सकते आप, यानी कि HTML टैग के अंदर आपने पैराग्राफ लिख दिया कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, आप इसको दिस इज़ अ सेंटेंस नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते CSS के ज़रिए जी। मार्कअप को भी नहीं बदल सकते, ये कुछ चीज़ें थी आप नहीं बदल सकते इनको। जो चीज़ हमने पढ़ी है एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लेते ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इजी सीन था कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट क्या होती है जी, एक रूल्स दे रही होती है हमें कि कैसे चीज़ प्रेजेंट होगी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। कैस्केड क्या होता है, कैस्केड होता है एक सिंपल CSS का रूल है जिसके ज़रिए वो बताता है कि जो लेटर रूल डिफ़ाइन किया है वो ही उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो चल रहा होगा। अच्छा जी, डिफरेंट स्टाइल शीट होती है, इनलाइन, एम्बेडेड, लिंक्ड और ब्राउज़र वाली डिफ़ॉल्ट होगी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है यहाँ पे मतलब एक वो आ जाती है उसके अंदर, लिंक्ड एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो वहाँ पे आ जाती है। एम्बेडेड जो है वो हमारी स्टाइल शीट जो आ जाती है वो आती है हेड के टैग के अंदर आ जाती है। इनलाइन स्टाइल जो है आ जाती है वो हमारी आ जाती है जी टैग के अंदर आ जाती है बेसिकली। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। लिंक और रिलेशन और आगे href देना है, मीडिया ना दे, कुछ ना करें, ठीक है। इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आता है, जो बाय वाला टैग है वो पेरेंट टैग की तरह डील होता है। इसके अलावा जो अंदर वाला टैग है वो एज चाइल्ड टैग डील होता है। देखिए बॉडी टैग पेरेंट टैग है, डिव चाइल्ड है, ul चाइल्ड है, ul चाइल्ड बना तो डिव पेरेंट बन गया, इस तरह से सीन है। तो स्पेसिफिसिटी आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को करना है, तमाम एलिमेंट्स को नहीं करना, तो आप इस तरह करेंगे। वो वहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ जाती है। आगे चलते हैं, सिंटेक्स की तरफ आ जाते हैं। रूल, सेलेक्टर, डिक्लेरेशन चीज़, ये तीन चीज़ें हैं। ये आ जाता है सेलेक्टर, मेरा पॉइंटर किधर गया, ये सिलेक्टर आ गया, ये डिक्लेरेशन आ गया। डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये प्रॉपर्टी भी आ जाती है और वैल्यू भी आ जाती है, और इन दोनों को मिला के इन सिलेक्टर इसको मिला के हम रूल कह देते हैं। सिलेक्टर देखें जी, बॉडी P1 H1 A ये सारे सिलेक्टर्स हैं, ठीक हो गया। ये देखें ये सिलेक्टर हमने इस तरह लिखा, P टैग डाला, कर्ली ब्रेस डाली, आगे प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख के कर्ली ब्रेस बंद कर दी, ठीक है। ये भी सिलेक्टर्स हैं, ये चार सिलेक्टर इकट्ठे ही डाल दिए। डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी और वैल्यू आती है। प्रॉपर्टी का नाम आपको याद करने पड़ेंगे, वैल्यूज़ भी आप खुद से नहीं डाल सकते, वैल्यूज़ के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी इसका तरीका है इसको मेमोराइज़ करने का। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़हन नशीं होती जाएंगी चीज़ें। CSS डिक्लेरेशन ये देख सकते हैं, यू कैन हैव मल्टीपल डिक्लेरेशन टू, ये देखें मल्टीपल चीज़ें डिक्लेयर की हुई है। पैराग्राफ टैग है, एरियल भी होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 14 भी होना चाहिए, कलर जो है वो 666 जो है ये भी होना चाहिए। तो ये इस तरह है सारा।
CSS सेलेक्टर्स, 3 टाइप के सेलेक्टर्स आ गए। पी टैग, पी यानी पी कह रहा हूँ, ये टैग का नाम आ गया, वो आ गया हैशटैग जो है हमारा, क्लास आईडी आ गई, और डॉट जो है क्लास आ गया। ये देखें जी, ये उसने टैग्स को स्टाइल किया हुआ है, और ये उसने क्लास सॉरी आईडी को स्टाइल किया हुआ है, ये क्लास को स्टाइल किया हुआ है। आईडी वर्सेस क्लासेस में हम आ जाते हैं, तो आईडी और क्लास के अंदर ये फ़र्क होता है कि एक HTML डॉक्यूमेंट में एक आईडी होती है, मल्टीपल क्लासेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये एक बंदा है, उसकी आईडी डिफरेंट है, ये बंदी है, उसकी आईडी डिफरेंट है आपस में एक दूसरे की। क्लासेस देखें, एम्प्लॉय क्लास सेम हो सकती है, इसके अंदर कोई मसला। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स का मतलब है एक टैग के अंदर दूसरा टैग पड़ा, तो उसको हमने कैसे स्टाइल करना है। उसका स्टाइल करने का सिंपल सा तरीका है, और वो ये है कि उसका नाम लिखें, डॉट और स्पेस डाल के दूसरा उसका क्लास लिख दें, फिर डिक्लेयर करें। मल्टीपल क्लासेस को आपने उनको स्टाइल करना है, तो इंग्रेडिएंट्स की क्लास उसको इकट्ठा लिखें और उनको स्टाइल कर दें। हाइड करना है, हाइड भी कर सकते हैं हम, उसके डिस्प्ले को नन कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी स्टाइल होती हैं। कलर्स आ जाते हैं, टाइप आ जाते हैं, टाइप साइज़ आ जाता है, बैकग्राउंड आ जाता है, स्पेसिंग आ जाती है, साइजेस आ जाते हैं, बॉर्डर्स आ जाते हैं, पोजीशंस आ जाती हैं, कंटेंट आ जाता है, मार्कअप आ जाता है। तो ये चीज़ें थी हमारी जो है सारी। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने जो जहाँ से कल छोड़ा था वहीं पे जाते हैं। नोटपैड प्लस प्लस जो है हम ओपन कर लेंगे। ये नोटपैड था, हम नोटपैड प्लस प्लस पे जा रहे हैं। ये है जी हमारा नोटपैड प्लस प्लस। पिछला काम बंद किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि HTML के साथ CSS लिंक होती है, तो हम पहले अपना एक HTML डॉक्यूमेंट जो है उसको बना लेते हैं, यानी कि मैं उसका नाम रख देता हूँ HTML डॉक्यूमेंट, HTML_doc.html। ये ज़रूरी है, HTML की एक्सटेंशन डालना ज़रूरी है। ये ना सर मैंने सेव किया। अच्छा जी, सबसे पहले हम बता देते हैं उसको कि हमारी डॉक टाइप जो है वो है हमारी HTML है। अंदर हम लिख रहे हैं जी हमारा HTML का टैग लिखा, HTML का टैग मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब नेस्टिंग होगी कुछ टैग्स की। सॉरी, हेड का टैग नेस्ट होगा, हेड का टैग क्लोज करेंगे हम। इसके अंदर नेस्ट करेंगे टाइटल का टैग, और साथ टाइटल का टैग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए बैकस्लैश, वेबसाइट का नाम डालेंगे। क्या नाम डालेंगे? CSS डाल देंगे, क्योंकि हम CSS पढ़ने जा रहे हैं। देख लेते हैं क्या बना क्या है अभी इसका। ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एक्सप्लोरर में गए। ओके, तो ये है जी, एक्सप्लोरर में गए, HTML डॉक में क्लिक किया तो ये देखें ये साथ खुल गया हमारा, खाली है, ऊपर नाम बदल गया CSS। अगर मैं ये लाइन हटाता हूँ तो ये CSS की जगह उसका नाम आ जाएगा, HTML_doc.html। ठीक हो गया। बॉडी को देख लीजिए, बॉडी का टैग डाला मैंने, नीचे मैं बॉडी का टैग क्लोज भी कर देता हूँ ताकि मुझे भूले ना बाद में। ठीक हो गया। और यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे हम अपने डिफरेंट टैग्स को नेस्ट करेंगे। ये खाली है, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब हमने 3 टाइप की वो पढ़े थे स्टाइल्स। मैं ऊपर कमेंट्स में लिखते रहता हूँ। एक था जी हमारा ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट, जिसे हम कहते हैं ना, ब्राउज़र की स्टाइल शीट थी डिफ़ॉल्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सटर्नल, फिर आती है हमारी इंटरनल स्टाइल शीट, और फाइनली आ जाती है हमारी इनलाइन स्टाइल शीट। अच्छा, अब इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा है हमारी इनलाइन की, फिर इंटरनल की, फिर एक्सटर्नल की, फिर ब्राउज़र की। ब्राउज़र की तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो इसको मैं अब इससे पहले मैं डाल लिख देता हूँ कि ब्राउज़र की तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे आते हैं। सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी अभी बाकियों की निस्बत थोड़ी कम है, तो इसको पढ़ते हैं। पहले एक नई फ़ाइल खोली मैंने Ctrl+N से,
कंट्रोल एन नहीं करना हमने तो ये देखेंगे फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे जाएँ, फाइल खुल जाएगी। सर यहाँ पे जाके आप लिखें कि कुछ भी ना लिखें बल्कि इसको सेव करें और इसको लिख दें style.css, कुछ भी नाम लिख दें। स्टाइल तो मैंने वैसे ही लिख दूँ, CSS लिखना ज़रूरी है ताकि उसको पता लगे कि भाई ये CSS का डॉक्यूमेंट है एक। मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी डॉक्यूमेंट उठा लिया, CSS का डॉक्यूमेंट है। सेव किया आपने, अब आपने लिंक करना है। मैंने कहा था हेड के टैग के अंदर लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए सिंपल लिंक का टैग डालें, लिंक रिलेशन क्या होगा जी, हमारी स्टाइल शीट होगी है। और href कहाँ पे पड़ी है जी, style.css ये पड़ी है ये हमारी शीट। मैं एक दफ़ा चेक भी कर लूँ चला के कि भाई चल रही है कि नहीं। उसके लिए मैं एक just give me 1 minute। ठीक है चल रही है। तो ये हमने जी लिंक कर दिया हमारी स्टाइल शीट को, हमने इसके साथ लिंक कर दिया, यानी कि सिर्फ एक लिंक का टैग यूज़ किया, रिलेशनशिप लिख दिया जी भाई कि ये स्टाइल शीट है, href किया जी हमारी स्टाइल। ये ना लिखें तो देखते हैं क्या होता है। ये हटा के देख लेते हैं और आप देखते हैं जी स्टाइल शीट चल रही है कि नहीं। उम्मीद है कि चल जाएगी। नहीं चल रही जी, उसको बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो है उसका क्या है जी, एट्रीब्यूटेड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया स्टाइल शीट, सेव किया, चलाया, चल गई। सॉरी मैंने बंद कर दी थी style.css, मैंने इसको खाली किया। और अब देखें एक तरह तो इस तरह करते हैं कि एक आपने फ़ाइल खोली, उसके अंदर CSS का डॉक्यूमेंट जो है CSS की फ़ाइल बनाई और उस फाइल को बनाने के बाद आपने उसको लिंक कर दिया यूजिंग लिंक टैग। सब आपने बता दिया कि इसका रिलेशन जो है ना वो स्टाइल शीट है, CSS की स्टाइल शीट जो है ना वो उसका नाम है style.css। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका आता है, वो आता है हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग आ जाती है उसके अंदर। ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग तो होगी, सॉरी। अब मैं आपको एक तरीके चीज़ बताता हूँ, अब मैं आपको इसकी फाइल्स दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी फाइल, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये वो पिक्चर थी जो हमने कल लगाई थी। ये वो फाइल है जो कि हमने कल बनाई थी, myfile.html। अभी आपके सामने मैंने एक फ़ाइल बनाई है। style.css सिंपल कुछ भी नहीं है। style.css में सिंपल आपने स्टाइलिंग की हुई है टैग की। तो ये है जी सिंपल style.css, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्टाइल का आप देखेंगे उसका ना आपका आइकन ही डिफरेंट होगा। एक स्टाइल शीट टाइप का एक डिफरेंट सा आइकन सा बना होगा, तो ये उसके अंदर ये उसके अंदर आ जाता है स्टाइल शीट को। जबकि आप HTML में देखेंगे तो उसका एक ब्राउज़र टाइप का जो है ना आइकन, वो ब्राउज़र टाइप का होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारी स्टाइल शीट्स के अंदर कि उनके जो आइकन्स हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होंगे। मतलब काम डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन ब्राउज़र इनके आइकन्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, चांसेस हैं कि वो डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। तो आगे चलते हैं। ये तो थी हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब हम जाते हैं, हम कुछ अपनी इंटरनल स्टाइल शीट पे जाते हैं। तो इंटरनल स्टाइल शीट पे आते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट भी आप हेड के अंदर ही लिखेंगे। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे स्टाइल का टैग डालेंगे, स्टाइल का टैग को क्लोज करेंगे
तो ये आपकी इंटरनल स्टाइल शीट बन गई। मैं आपको तो चेक करके भी दिखा दूँ चल रही है कि नहीं। एक पी टैग डालता हूँ, करता हूँ कि दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, और पी टैग को मैं ज़रा स्टाइल करके देखता हूँ। ठीक है, चल रही। ये हमारी जी इंटरनल स्टाइल शीट आ गई। इंटरनल स्टाइल शीट जो थी वो सिंपल आपने इस तरह ही बनानी है जी कि स्टाइल का टैग पकड़ें। स्टाइल का टैग पकड़ के आप जी सिंपल उसको हेड के टैग के अंदर डाल दें। ये आपकी इंटरनल स्टाइल शीट आ गई। तो इस तरह से स्टाइल शीट चलती है और इस तरह से इसके काम जो है ना वो सारे होते हैं बेसिकली। तो ये तरीका है जी इंटरनल स्टाइल शीट का। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। लास्ट इनलाइन स्टाइलिंग हमारी रहती है। ये देखें जी, पी टैग के अंदर गया मैं, पी टैग पकड़ा एक, उसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस, वही चीज़ एक ही आती है मेरे को, पैराग्राफ। और इसको मैंने स्टाइल करना किस तरह करूँगा, इसके अंदर स्टाइल, ये मैं यहाँ पे भी स्टाइल का टैग लगा देता हूँ। नहीं, स्टाइल किया इक्वल्स, प्रॉपर्टी डालता हूँ मैं कोई कलर की, कलर रेड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे भी डालता हूँ ताकि पता लगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। देखते हैं जी क्या कलर होता है इसका। कलर रेड है क्योंकि उसका नीचे कलर, अब मैं यहाँ पे जो कलर बदलूँगा ना वही आएगा। पिंक कर देता हूँ, पिंक हो गया। पाउडर ब्लू कर देता हूँ, तो ये नहीं सर पाउडर ब्लू हो गया। लेकिन अगर मैं स्टाइल हटा देता हूँ ना तो फिर देखिएगा फिर कलर ब्लू हो जाएगा। अब मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कुछ लिखता हूँ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में गया, सिलेक्टर लिखा, ये मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मैं से बता रहा हूँ प्रायोरिटी के लिहाज से बता रहा हूँ। कलर पे गए, कलर मैंने इसका कर दिया पर्पल, ये लेंगे कलर ब्लू ही रहेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। मैं इसको हटा देता हूँ फिल वक्त। तो ये देखेंगे, अगर आप गौर करें तो ब्लैक नहीं है, ये पर्पल है। ये लें, जूम किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये पर्पल कलर है, ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो हमारी CSS है वो इस तरह से काम करती है कि जो हमारा एक्सटर्नल शीट है उसकी प्रायोरिटी को वो कम लेती है और जो इंटरनल स्टाइल शीट है उसकी प्रायोरिटी को ज़्यादा लेती है, और जो इनलाइन स्टाइलिंग है उसकी प्रायोरिटी उससे भी ज़्यादा लेती है। तो ये हमारा जो सारा काम है वो इस तरह से चलता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मैं बता दूं कि सेक्टर और वो सारा कुछ। तो ये देखें, ये P जो है ये सेलेक्टर है बेसिकली, यानी कि किस चीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सेलेक्टर ये आता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसको कर्ली ब्रेस जो है उसके ज़रिए हम अलग बंद भी करेंगे ज़ाहिर उसको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोई प्रॉपर्टी और वैल्यू, यानी कि इस P टैग जो यानी कि जो HTML के अंदर P टैग है इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी बदलनी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी बदलनी है और क्या नई प्रॉपर्टी जो है ना वो अपने असाइन करनी है। इसको बदलने के बाद कौन सी आप नई प्रॉपर्टीज़ को जो है ना असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। तो देख लेते हैं इसको।
अब प्रॉपर्टी जैसे मैंने लिखी हुई थी, मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई थी कलर लिख दिया था मैंने, कलर की वैल्यू दे दी थी मैंने, वैल्यू मैंने रेड दे दी थी फॉर एग्जाम्पल, तो ये लें जी रेड चल गया। इसी तरह मैं अगर आपको दिखाऊँ, इसको मैं बंद करता हूँ, तो अब यहाँ पे सिलेक्टर लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टर तो पहले ही उसी टैग के अंदर ही हम काम करें। तो स्टाइल लिखा, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर गए, उसके अंदर यहाँ प्रॉपर्टी लिखी और प्रॉपर्टी लिखी और उसकी वैल्यू लिख दी और इस तरह चलेगा। प्रॉपर्टी क्या है, सेम वही काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं और इसका रेड कर देते हैं, तो ये रेड तो हुआ था, ब्लू कर देते हैं, ये लें सिर्फ ब्लू हो गया। इसके अंदर आपने देखा होगा मैंने सिलेक्टर नहीं लिखा, सिलेक्टर इसलिए लिखा क्योंकि टैग ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, सिलेक्ट उसका इशू नहीं था। तो ये इस तरह से जो है ये काम करता है बेसिकली। हमारा जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर और ये डिक्लेरेशन बेसिकली एक रूल है जो अच्छा एक्सटर्नल में भी देख रहे थे, एक्सटर्नल फाइल के अंदर, एक्सटर्नल फाइल पे गए तो सिलेक्टर पकड़ा, कर्ली ब्रेस डाली, कर्ली ब्रेस को बंद किया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कोई प्रॉपर्टी और वैल्यू। क्या प्रॉपर्टी है जी, प्रॉपर्टी आती है हमारी कोई सी भी कलर, वैल्यू क्या है जी येलो, ये जिसका कलर येलो हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले सेलेक्टर लिख रहे हैं हम, उसके बाद जो है हम लिख रहे हैं एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ये कंबाइंड जो अगर हम इसमें बात करें तो ये मैं को बताऊं कि ये इसका जो है रूल, इसको ये हमारी मैं आपको बताता हूँ, ये आती है हमारी डिक्लेरेशन, ठीक है, और ये एज अ होल जो है ये इसको कहते हैं रूल। तो ये इस तरह से काम करता है। मैं इसको क्लियर कर दूँ, ठीक हो गया। हम बेसिकली ज़्यादातर काम करेंगे हमारे HTML के अंदर, तो मैं ये भी चीज़ें हो गई थी, यहाँ पर भी लिख देते हैं डन डन। तो ये चीज़ हमारी कवर हो गई हुई है। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली देखा कि एक छोटा सा रीकैप दे दूं आपको। रीकैप में हमने ये देखा कि व्हाट इज CSS, कैस्केड का रूल जो है हमने वो पढ़ा, और टाइप ऑफ स्टाइल शीट्स पढ़ ली हमने, प्रायोरिटी ऑफ द शीट्स के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट वेरियस स्टाइल शीट्स, ये बड़े इसके बारे में हमने बात कर ली कि वेरियस स्टाइल शीट जो है वो किस तरह बनाए, मतलब कि वही वाली एक्सटर्नल, इंटरनल और जो इनलाइन है, इन सबको। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना ये आ गई इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा हमने कुछ सिलेक्टर्स के बारे में बात की थी, उसके बाद डिक्लेरेशन के बारे में बात की। डिक्लेरेशन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं और वो है प्रॉपर्टी और सेकंड है हमारी वैल्यू। तो ये दो चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। उसके अलावा हमने ये देखा कि हाउ टू यूज़ मल्टीपल सिलेक्टर्स। इसके अलावा हमने देखा हाउ टू यूज़ मल्टीपल क्लासेस। इसके अलावा हमने ये फ़र्क देख लिया कि क्लासेस और आईडी में क्या डिफरेंसेस हैं और कितने इम्पोर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है।
तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने कुछ डिस्कस किया था और वो था कि हाँ, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप जो था वो हमने स्टडी किया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इस लेक्चर में स्टडी की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर को हमने किस तरह से कवर करना है। कि क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर की जाए, आपके क्वेश्चंस की आंसर दी जाए, क्वेरीज़ को फ़ौरन से पहले जैसी नज़र पड़े रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये लेक्चर जो है फ़िलहाल इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिफरेंट नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। इसी तरह एग्ज़ाम्पल्स के साथ चीज़ें जो हैं हम पढ़ रहे होंगे। इस तरह नहीं है कि एग्ज़ाम्पल्स के बगैर सिंपल सी चीज़ें जो हम पढ़ें, एग्ज़ाम्पल्स के साथ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके जी, मैं ये लेक्चर को यहीं पे रोक रहा हूँ।